तो गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंजल वन और एनएसडीएल के बारे में। आज मैंने आपके साथ सीडीएसएल और बीएससी का भी वीडियो अपडेट कर दिया और ग्रो का भी जरूर चेकआउट कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। शुरुआत करेंगे एनएसडीएल से, कुछ अपडेट्स हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट, सभी चीजों को यहां पर समझते हैं। सो मार्केट एक्सपर्ट्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 18 ऑफ नवंबर इन्होंने अपना टारगेट दिया था 1170 का एनएसडीएल में होल्ड की रेटिंग के साथ में, पर स्टॉक में तब से गिरावट है। अब देखना ये कि ये टारगेट इनके कब अचीव होते हैं जाकर के। दूसरा हमारे पास में आता है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 13 ऑफ नवंबर को 1270 का टारगेट दिया था न्यूट्रल की रेटिंग के साथ में। अब एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स के आपको ये टारगेट्स दिखते हैं ना, अलग अलग स्टॉक्स में जितने भी आपको ये टारगेट्स दिखते हैं, इन सबके पीछे एक स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोतीलाल ओसवाल के टारगेट को देखें और इनकी रिपोर्ट को, तो इन्होंने कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बताया और ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपनी के ग्रोथ के बारे में बताया, और साथ में कंपनी के क्वार्टर वन, हाफ ईयरली, 26 फाइनेंशियल ईयर के भी ग्रोथ के बारे में इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। और इनका कहना है कि कंपनी का एबिटा जो है वो अभी इतना है और कितना ग्रो करना चाहिए आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। और आउटलुक अगर आप देखोगे इनका, तो पीई और साथ में फाइनेंशियल 28 की अर्निंग्स के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मोतीलाल ओसवाल और इनके टारगेट्स। अब जब भी आप देखते हो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट बढ़े या फिर डाउन, आपको ये देखना चाहिए कि इनका आउटलुक क्या आपको बता रहा है। आउटलुक ये पोजीशन दिखाता है कि जो अभी इनके ओपिनियन है, यानी कि अभी जो ये कह रहे हैं, जो अभी इनकी रिपोर्ट्स है, जो अभी इनका एनालिसिस है, क्या उसके बेसिस पर कंपनी आने वाले टाइम के अंदर काम कर पाएगी या फिर नहीं। आपको ये रिपोर्ट्स इस तरीके से बताती है और उस तरीके से आपके टारगेट्स अचीव होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल इनका कहना है कि फाइनेंशियल 30 तक कंपनी का ग्रोथ इतना पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए, x% तक कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए फाइनेंशियल 30 तक। तो उसके बीच में फाइनेंशियल 27, 28, 29 भी आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट ट्रेंचेस में कंपनी का ग्रोथ कुछ परसेंटेज में डिफरेंस करेगा, यानी कि कटेगा। उसके बाद जाकर के फाइनेंशियल 30 में कंपनी का उतना ग्रोथ परसेंटेज बैठेगा। तो टाइमली अप्रूवल्स यहां पर आते हैं, यानी कि टाइमली आपको पता चलता है कि किस तरह से आपको इवैल्यूएशन करनी है उन पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या टारगेट होते हैं और उनके पीछे का रीजन क्या होता है। अब आते हैं एनएसडीएल के म्यूचुअल फंड डाटा पे अक्टूबर के महीना। तो जीरो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी नहीं करी है, किसी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी नहीं करी है अक्टूबर के महीने में। 4 म्यूचुअल फंड्स ने सेल ऑफ किया है और क्वांटिटीज अगर हम देखें तो 1,57,918 क्वांटिटी का चेंज है अक्टूबर के महीने में, यानी कि सभी म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है। जी हां, बिल्कुल सभी म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट किया है अक्टूबर के महीने में। नाम आप चाहो तो यहां पर रीड कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने 50% अपनी क्वांटिटी कट कर दी है एनएसडीएल के अंदर। 42% क्वांटिटी एलआईसी ने कट करी है, एसबीआई ने भी 50% क्वांटिटी कट की है और व्हाइट ओआक ने भी 50% क्वांटिटी यहां पर कट की है। 33.41% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपनी क्वांटिटीज कट की है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स में, सॉरी, ये म्यूचुअल फंड्स के नाम जिन्होंने एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड्स ने 50% क्वांटिटी जो है एग्जिट करी है। ऑलमोस्ट 50% सभी म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट करा है अक्टूबर के महीने के अंदर। ठीक है, सो अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एनएसडीएल न्यूट्रल है, 48.7 का आपका आरएसआई और 61.8 का आपका एमएफआई। अब आते हैं आपके एंजल वन पे। एंजल वन की कंडीशन क्या है, यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने 56 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है और 28 म्यूचुअल फंड्स ने सेल आउट किया है। और जो ओवरऑल चेंज है वहां पर 12,77,706 स्टॉक्स का ओवरऑल चेंज आया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास नाम यहां पर आते हैं म्यूचुअल फंड के, एक बार उनके नाम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर का डाटा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नई बाइंग है 100% क्वांटिटी के साथ में। बजाज फिनसर्व की भी नई बाइंग है और आपके पास बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप, इनकी भी नई बाइंग आई है। और हाईएस्ट क्वांटिटी यानी कि कोटक आर्बिट्रेज ने 1622% ऐड किया है। 36,000 स्टॉक्स इन्होंने ऐड किए हैं एंजल वन में अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा महिंद्रा, इन्होंने 1,92,675 क्वांटिटीज ऐड की है। तो ये है म्यूचुअल फंड्स एंजल वन के।
अब आते हैं अगली अपडेट पर। तो आज कंपनी के सीएमडी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। इन्होंने बताया कि आने वाला डिकेड जो है वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में, जो कि एक अच्छी बात भी है। जितने देखो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एक्टिव होते हैं उतनी लिक्विडिटी बढ़ेगी। और लिक्विडिटी सिर्फ एफआई या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से नहीं आती है, लिक्विडिटी इन्वेस्टर से ही आती है, चाहे वो कोई भी हो, आपके म्यूचुअल फंड हो, डीआई, एफआई, इंस्टीट्यूशन या पर रिटेलर। तो ऑल दो ओवरऑल आपको लिक्विडिटी बढ़ती देखने को मिलेगी आने वाले डिकेड में, अकॉर्डिंग टू कंपनी सीएमडी। एंजल वन के सीएमडी का स्टेटमेंट है। इसके साथ में इन्होंने यह भी बताया कि कंपनी एक्टिव क्लाइंट में 3rd नंबर की पोजीशन पे है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेस वो 1st पोजीशन पर है और जीरोधा शायद 2nd पोजीशन पर होगा। आज ग्रो के वीडियो में डिस्कस भी हम लोगों ने ये पॉइंट किया था। तो इन्होंने बताया कि एंजल वन 2nd स्पॉट पर है एक्टिव क्लाइंट्स के अंदर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके साथ में आज कंपनी में इन्वेस्टर एनालिस्ट मीटिंग भी देखने को मिली। 24 नवंबर आज के दिन की डेट है। ठीक है, अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एंजल वन बेयरिश है। 71.2 का आपका एमएफआई एंड 56 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। एंजल वन के चार्ट को अगर आप यहां पर देख रहे हो आज की डेट में, तो आपको नजर आएगा कि एकदम क्लैरिटी आपको यहां पर मिलेगी। ये जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो ना, बड़ी वाली रेड लाइन, ये आपको पता है क्या बता रही है यहां पर, कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो जो पुराने रेस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, पुराने रेस्ट्रिक्शन आपको फिर से वही देखने को मिलते हैं। सो आज के सेशन में अगर हम रिसेंटली देखें, पिछले हफ्ते स्टॉक ने हाई लगाया था लगभग कितना 2880 के पास में, 2880 के आसपास का स्टॉक का हाई था। ठीक है, और ये एक रिस्ट्रिक्शन जोन है। अगर आप देखोगे पहले भी यहां पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला है, पहले भी यानी कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको यहां पर क्लैरिटी मिल रही है कि चार्ट कैसे काम करते हैं। अब आप इन चीजों को ना किसी और स्टॉक पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि वहां पर तेजी आने वाली है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका रिस्ट्रिक्शन कहां पर आएगा। वरना कई लोग क्या करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन है स्टॉक के अंदर, वहीं पर ही एंट्री कर जाते हैं और फिर अगले दिन से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो आपको यहां पर एंजल वन से भी ये सीखने को मिल रहा है, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न से, कि आपके रिस्ट्रिक्शन कैसे काम करते हैं। पुराने रिस्ट्रिक्शन आपके फिर से काम करते हैं उसी तरीके से। अगर आपको उनको ब्रेकआउट करना है तो सस्टेनेबल कैंडल बनानी पड़ेगी, वरना फिर वापस से ब्रेकडाउन मिलेगा। अभी के लिए एंजल वन का जो इंपॉर्टेंट बेस है 2680 का, ये इंपॉर्टेंट बेस है, और क्रूशियल बेस 2580 का। ठीक है, हाँ यही है, 2580 का क्रूशियल बेस है और मिड बेस 2680 का एंजल वन का अभी की कंडीशन पे। ये एनएसडीएल का चार्ट पैटर्न। रिसेंटली एनएसडीएल ने वापस से रिस्ट्रिक्ट किया, लगभग आप आ चुके थे 1190, ऑलमोस्ट आप 1190 पर आ चुके थे, वापस से यहीं पर रिस्ट्रिक्ट किया। पहले भी ये एक रिस्ट्रिक्शन आपका रहा है। अब आपको चाहिए कि एनएसडीएल ना, ये जो डायगोनल आपको देख रहे हो, बड़ी वाली डायगोनल, ये आपका एक बेस बनना जरूरी है, यहां सस्टेन करना जरूरी है आपके एनएसडीएल का। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल नहीं क्रिएट होती, यहां पर सोच लेते कि क्रिएट होती है, तो ही आप वापस से ब्रेकआउट पर जा पाओगे, जहां पर आपका पहला रिस्ट्रिक्शन बनता है 1160 का। लेकिन आपके पास सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है, उस कंडीशन पर आप ये डायगोनल को तोड़ देते हो, यानी कि स्टॉक नए बेसिस बनाने के लिए जाएगा, जिसमें आपका पहला बेस आता है अराउंड 1050 का। तो ये कंडीशन है इस समय एनएसडीएल की। ठीक है, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बॉस की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।